नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस यूट्यूब वीडियो में हम देखेंगे NIOS हिंदी क्लास 10 क्वेश्चन पेपर 2017। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 23 मुद्रित पृष्ठ हैं, जिसमें नए पाठ्यक्रम के 16 प्रश्न एवं पुराने पाठ्यक्रम के 31 प्रश्न हैं। अनुक्रमांक अपना लिखना है आपको। रिकॉर्ड हिंदी 201। परीक्षा का दिन व दिनांक लिखना है। निरीक्षकों का हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ देना है। सामान्य अनुदेश। पहला, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। दूसरा, कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि पुस्तिका के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। तीसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्प A, B, C या D में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखिए। चौथा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्न के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5, उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6, अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पुस्तिका की कोड संख्या 46 AS/3-A लिखें। तो इसका क्या रखेंगे हम लोग, लिखना है। आगे महत्वपूर्ण निर्देश, इसे भी पढ़ लूं। इस प्रश्न पुस्तिका में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक संशोधित अध्ययन सामग्री पर आधारित है, जिस पर नया पाठ्यक्रम अंकित है, तथा दूसरा संशोधन से पूर्व अध्ययन सामग्री पर आधारित है, जिसे पुराना पाठ्यक्रम अंकित है। नया पाठ्यक्रम उन परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है जिनका नामांकन 2012-13 ब्लॉक 1 में हुआ है, जो अप्रैल 2013 में नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा में बैठते जा रहे हैं। पुराना पाठ्यक्रम उन परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है जिनका नामांकन 2012-13 ब्लॉक 1 के पहले हुआ है। परीक्षार्थी उपर्युक्त निर्देश के अनुसार केवल एक प्रश्न पत्र की ही परीक्षा दें। 5, परीक्षार्थी को 2 प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को मिलाकर उत्तर देने की आज्ञा नहीं है। इसी तरह आपका भी होगा आपके लिए। तो चलिए, नया हिंदी 2001 न्यू सिलेबस, नया पाठ्यक्रम, पूर्णांक 100, समय 3 घंटा, निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, रहीम के अनुसार कोयल किस ऋतु में मौन साध लेती है? A, ग्रीष्म, B, वसंत, C, शरद, D, वर्षा। ख प्रश्न नंबर ख, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में दे की पतली कमर की लचीली कौन है? लड़की, सरसों, अलसी, मछली। ग, कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे A, सुंदर हैं, B, क्रियाशील हैं, C, प्रगतिशील हैं, D, अनुभवी हैं। अगला, घ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों से हिलने से अभिप्राय है। A, रक्षा की गुहार लगाना, B, खुशी से झूम उठना, C, तूफान से कांपना, D, हवा से थिरकना। अंग, इसे जगाओ कविता में विप्र क्षिप्र किसे बताया गया है? जो घबरा कर भागता है, जो तेज रफ्तार से भागता है, C, जो अवसर को नहीं चूकता, D, जो क्षण भर को सजग रहता है। अब हम 15 से 20 शब्दों में लिखिए
निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। 1 गुना 6। पहला, उनको प्रणाम कविता का मूल भाव क्या है? 15 से 20 शब्दों में लिखना है उत्तर। दूसरा, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तीसरा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है घड़ी घड़ी गाढ़े खोट, दोहे की इस पंक्ति का आधार पर गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप क्या है? चौथा, विविध सुमनों की एक माला आह्वान कविता की इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? 5, चंद्रग्रहणा से लौटती बैर कविता में कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? 6 नंबर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का आधार पर प्रकृति के प्रति मनुष्य के किन्हीं 2 कर्तव्यों को लिखें। तीसरा, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 5 अंक का है, 5 मार्क्स। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं है, देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। अथवा आप कर सकते हैं इसे, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप, किस कदर होती है नदियाँ इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। इसका लिखना है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 20-25 शब्दों में लिखिए। 2 तिहाई 6, 3 के उत्तर लिखना 2 नंबर करके 25 से 25 शब्दों में लिखना दोनों का उत्तर। 25 शब्दों में लिखना तीनों का उत्तर। 3 उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर करके है। प्रश्न है का, कबीर के अनुसार हमें अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? ख, क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है? यदि हाँ तो कैसे? आज़ादी कविता का आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता का आधार पर बताइए कि सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों कहा गया है? ग, उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है? चारों में से लिखना उत्तर। अब 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 3 मार्क्स का है, 2 में से किसी एक का देना है। पहला है, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता का आधार पर बताइए कि बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? क्या आज के समाज में यह उदाहरण प्रासंगिक है? अथवा इसे जगाओ कविता का आधार पर स्पष्ट कीजिए कि समय पर सजग रहने का क्या महत्व है और ऐसा न करने के क्या परिणाम होंगे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर 1, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि ए, बाहर की गिलहरियां अंदर आ सके, बी, बाहर से ठंडी हवा आ सके, सी, गिल्लू आज़ादी से आ जा सके, डी, सोन जूही की गंध कमरे में आ सके। दूसरा है, एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री पाल के साथ निम्न में से कौन था? ए, तेंजिंग, बी, हंसा देई, सी, जूके ताबी, डी, अंग दोरजी। तीसरा है, फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। ए, इंट्रो, बी, शब्द हेडिंग, सी, कैप्शन, डी, समाचार स्रोत।
सी कैप्शन कहते हैं। चौथा है पढ़ें कैसे, पाठ के अनुसार असली पढ़ना कहलाता है। सामग्री में दिए गए ए शब्दों को समझना, बी अक्षरों को समझना, अक्षरों को पहचानना, सी वाक्यांशों को पढ़ना, डी दिए गए विचार को समझना। आगे बढ़ते हैं अब हम 5 नंबर। सुखी राजकुमार कहानी में नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि ए उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी, बी जब वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था, सी मूर्ति बनने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था, डी प्रतिमा में विश्व भर के कलाकारों की प्रतिमा लगी थी। छठवा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह ए कम उपयोगी थी, बी असुविधाजनक थी, सी पशुता की निशानी थी, डी अनुपयोगी थी। तो आगे बढ़ते हैं 15 से 20 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 7 है 7 नंबर का 1 गुना 7 बराबर 7। पहला शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मीर नामक पात्र का एक चारित्रिक दोष लिखिए। दूसरा है बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था, कहा से स्पष्ट करें। तीसरा लेखिका ने गिल्लू नामक पाठ के आरंभ में ही सोनजोई की पीली कली को क्यों याद किया है। चौथा है चिखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट कुछ नहीं कहकर क्या समझाना चाहती थी। 5 एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की 2 विशेषताएं लिखिए। 6 अखबारों में समाचार के साथ प्रकाशित होने वाली फोटो का क्या महत्व है। 7 सुखी राजकुमार कहानी के अंत में ईश्वर के देवदूत नगर से कौन सी 2 मूल्यवान वस्तुएं ले गए। अब 8 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 जोड़ 2 बराबर 5। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था, तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मैं आनंद महल में रहता था, जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है, मगर फिर भी फटा जा रहा है। प्रश्न है अब का उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से है, इसके लेखक का नाम बताइए। ख मूर्ति ने कहा कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि मूर्ति ने ऐसा क्यों कहा। ग मूर्ति ने क्यों कहा कि मेरा हृदय फटा जा रहा है। अथवा ये प्रश्न रहे, 3 प्रश्न है। अब आते हैं दूसरा दिया गया है गद्यांश, चाहे तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं उत्तर अथवा करके। मैं पढ़ रहा हूँ। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को
गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य का मात्र धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। तो ये अब 3 प्रश्न रहेगा। अब आपको तीनों का उत्तर देना है, चाहे तो ऊपर वाला या फिर ये तीनों का। पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। क उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ख मनुष्य पशु से किन बातों में भिन्न है। ग महाभारत में सामान्य धर्म किसे कहा गया और क्यों। उत्तर आपको वहीं मिल जाएंगे, समझदारी से लिखिएगा। 9 में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में लिखिए। 2 × 4 = 8। 4-4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर करके हैं, 2 मार्क्स करके। पहला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ का आधार पर बताइए कि शास्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है। दूसरा, वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई बलाल नहीं था, क्यों। तीसरा, मदर मार्गरेट का जादू क्या है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा, बहादुर अपने माँ बाप को प्यार करता था पर फिर भी वह घर से भाग गया, कारण स्पष्ट कीजिए। 5, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का आधार बताइए कि हिटलर को मदर ने क्यों बुरा कहा। अब अगला है 10 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। 3 × 3 = 9। पहला, बहादुर कहानी में निर्मला किस प्रकार दूसरों के दबाव में आकर अपने नौकर के प्रति बदल गई, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। लेखक ने मिर्जा और मीर के चरित्र पर ऐसा व्यंग क्यों किया। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर टिप्पणी लिखिए कीजिए। चौथा है, लेखक मदर टेरेसा से बातचीत करने के उपरांत किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा। आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 1 × 5 = 5। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। बहुत अच्छा। पहला है, नाविक की पतवार का तूफानों की ओर। नाविक की पतवार का तूफानों की ओर जाने से क्या होगा, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, कवि के हृदय और सिंधु में आज क्या समानता है। तीसरा, जब जीवन में तूफानों का प्यार मिले तो क्या करना चाहिए और क्यों। चौथा, कवि सागर को क्या समझाना चाहता है। 5, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न उत्तर दीजिए। 1 × 5। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के समाधान के लिए अनिवार्य है कि जनसंख्या के वृद्धि दर में कमी लाई जाए। इसके लिए सर्वप्रथम जन दर में कमी लानी होगी। इसके लिए लड़के तथा लड़की की विवाह योग्य आयु बढ़ानी होगी। देरी से विवाह करने से बच्चे कम होंगे। 18 वर्ष से पूरा होने वाले विवाह कानूनी रूप से रोकने होंगे। आत्मसंयम तथा परिवार नियोजन के साधनों से भी जन्म दर कम की जा सकती है।
शिक्षा के अधिक प्रचार से भी हम लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताकर जन्म दर कम करने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए तो भी जन्म दर में कमी आ सकती है। जनसंख्या की गुणात्मक समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी है कि देश का आर्थिक विकास किया जाए। इसके लिए देश के प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करते हुए कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। अतः हम सभी जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है कि जनसंख्या नियंत्रित कर देश को सुखी और समृद्ध बनाने में सहयोग दें। पहला प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने के 2 उपाय बताइए। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। तीसरा, जनसंख्या को गुणात्मक समस्या कैसे सुलझेगी। चौथा, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। 5, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और 13 नंबर प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 1 गुना 10 बराबर 10। पहला संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत देवेंद्र। दूसरा है, विग्रह करते हुए समाज का नाम बताइए। दशानन अथवा नर नारी। तीसरा है, अभी उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। चौथा है, हरी समाचार पत्र पढ़ता है, कर्ता कारक छांटिए। 5, मैं बाजार गया और फल सब्जी खरीद लाया, सरल वाक्य में बदलिए। 6, आकाश पाताल एक करना, अंग अंग मुस्कुराना, किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। 7, निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। आदि आदि। 8, वह छत पर से गिर गया, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। 9, विलोम शब्द लिखिए। कृतज्ञ पाप। और 10, आयु प्रत्यय में आयु प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। 14 प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का है, समय सबसे बड़ी औषधि है, वह ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन यादों का कलेश पाल कर बैठ जाए तो वह चाहे कितने ही जन्म क्यों न ले ले, उसे भुला नहीं पाएगा। इसीलिए कड़वी यादों को जितनी जल्दी हो सके भुला देना ही अच्छा है। कड़वी यादें व्यक्ति को सामान्य जीवन नहीं जीने देती, वे उसे तनावग्रस्त बना देती है और यही तनाव सभी रोगों की जड़ बनता है। कड़वी यादों से चिपके रहने में कोई तुक नहीं है। अतीत की कड़वी यादों को संजो कर रखने वाले अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही नष्ट कर देते हैं। गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई लाभ नहीं। संबंधों को तोड़ना जितना आसान है, उन्हें जोड़ना उतना ही मुश्किल है। यदि कुछ याद ही रखना है तो मधुर यादों को संजो कर रखें जो आपको सुखद अनुभूति देगी। उन अच्छे पलों को याद कीजिए जो आपने और सामने वाले ने मिलकर जिए हैं। आप पाएंगे कि जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है, जिसे हमने अपनी कुंठाओं से स्वयं ही बदसूरत बना रखा था। भुला दो पुरानी बातें और ले चलो स्वयं को सुंदर कल की ओर। आगे मित्रों, 15 नंबर, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 5 मार्क्स का। अथवा अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचने का इस परामर्श देते हुए पत्र लिखिए। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 3 शब्दों में निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, दहेज प्रथा एक अभिशाप, सब पढ़े सब बड़े, मुड़ो प्रकृति की ओर, महिलाओं के सम्मान का प्रश्न। इस तरह उत्तर पूरा हुआ, प्रश्न पत्र पूरा हुआ। और जो मित्र पुराने हैं उनके लिए मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ।
आप देख लीजिए, ये प्रश्न है आपका। धन्यवाद।